जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो में बायो पूरी कवर की है, लगभग वो 4 घंटे की वीडियो है। तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी बायो से रिलेटिव डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे सिर्फ एक वीडियो देखने से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आप अगर वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो आपको लिंक के साथ एक पिक्चर आएगी, आप सिर्फ उस पिक्चर पे क्लिक करके वो वीडियो को सीधे देख सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि तत्व, धातु, अधातु, उपधातु या फिर आपके जो यौगिक होते हैं, मिक्सचर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि आगे जाके केमिस्ट्री में इन वर्डों का यूज़ आपको देखने को मिलेगा, तब आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तत्व क्या होते हैं। तो फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेविजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक रूप से प्रमाणित किया था। और इन्होंने कहा था कि तत्व वह मूल कण होता है या तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो आपको तत्व समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जितने भी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी उसमें तत्व पाए जाते हैं, सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धातु। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धातु यानी मेटल की। तो दोस्तों मेटल जो होते हैं वो चमकीले होते हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। और ये तन्य होते हैं, यानी इनको हम लोग खींचकर एक तार के रूप में बना सकते हैं। और यह आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी इनमें मेलिबिलिटी का गुण भी पाया जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं सारे के सारे धातु पाए जाते हैं। और दोस्तों आगे चल के हम लोग एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्व भी पढ़ेंगे, यानी उपकोष के तत्व भी पढ़ेंगे। तो उसमें मैं अच्छे से आपको डीपली बताऊंगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल याद कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सारे उसके एग्जांपल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अधातु यानी नॉन मेटल। तो दोस्तों जितने भी धातु के अपोजिट गुण प्रदर्शित करते हैं वो सारे अधातु कहलाते हैं। जैसे कि इनमें कोई चमक नहीं पाई जाती, ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी बेड कंडक्टर या फिर हम बोले नॉन कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं वो सारी इसके एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते और जो धातु होती हैं यानी जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाते हैं। जब हम लोग उपधातु के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड। तो दोस्तों जो मेटलॉइड्स होते हैं वो धातु एवं अधातु के बीच का गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनको उपधातु कहा गया है। यदि एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों जो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम होता है ये अर्धचालक होते हैं तथा इनका उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में यानी आईसी चिप्स बनाने में किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी होते हैं उन सबका प्रमुख अवयव होता है। और दोस्तों अब मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास कर पाते हैं, क्यों नहीं। और दोस्तों जो धातु होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी से उत्तेजित होकर अपनी ऊंची वाली कक्षा में चले जाते हैं, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप लोहे के एक सिरे को गर्म करते हैं तो वो धीमे धीमे होते होते उसके आखिरी सिरे तक गर्म हो जाता है। तो यही शो करता है कि जो धातु है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वहीं पे हम लोग अधातु की बात करें तो आपने लकड़ी देखी होगी, उनमें किसी भी प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो आप अगर लकड़ी के एक सिरे को गर्म करते हैं तो उसका जो ताप होता है वो दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाता। और जो उपधातु होती है वो दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें कुछ या फिर बहुत कम क्वांटिटी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। बट हम इनको गुड कंडक्टर नहीं कह सकते। परंतु अगर जो उपधातु होती है इनका हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये गुड कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग धातुओं का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। और जो अधातु होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको यहाँ पे ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होगी, धातु, उपधातु एवं अधातु। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं यौगिक यानी कंपाउंड की। आपको कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस नहीं पता होगा, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं दोस्तों? कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक सहयोग से बना होता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ रखनी है कि ये जो तत्व होते हैं उनके नियत अनुपात से मिलकर बना होता है, यानी उसमें जितने भी तत्व भाग लेते हैं उनमें जो क्वांटिटी होती है उनकी, और या फिर हम बोले उनमें जो उनकी परमाणुओं की संख्या होती है वो नियत रहती है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल है वाटर की। तो आपको पता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और जो ऑक्सीजन है उसका 1 मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे आप रेशो देख सकते हैं कि 2:1 का एक रेशो बना है। तो आप कहीं पे भी दुनिया में वाटर ले लें तो उसका जो रेशो होगा वो 2:1 ही होगा, इसलिए उसको यौगिक कहा जाता है। सेम अगर हम लोग मीथेन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। तो यहाँ पे आप कार्बन और हाइड्रोजन का अगर रेशो देखेंगे तो वो 1:4 बनता है, यानी इसमें जो कार्बन होगी वो 1 होगी और जो हाइड्रोजन होगी वो 4 होगी। और दोस्तों आप दुनिया में क्या, आप ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाइए तो जो मीथेन का अनुपात होगा वो 1:4 ही होगा, क्योंकि उसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको यौगिक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, जैसे कि वाटर, मीथेन एवं सॉल्ट। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिक्सचर। दोस्तों जो मिक्सचर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। यानी इसमें जो पदार्थ पाया जाता है उनकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती। जैसे कि आपने पानी में शक्कर घोल ली पर आपको नहीं पता कि उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसमें कोई नियत अनुपात नहीं होता, यानी उनका जो रेशो रहता है वो फिक्स नहीं होता, वो अनुमानित डाला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी हम मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है समांगी मिक्सचर जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। तो आप नाम से समझ गए होंगे होमोजीनियस यानी जिसमें हम अगर 2 से ज़्यादा कंपाउंडों को मिक्स करते हैं तो उनमें अंतर बताना संभव नहीं है, या फिर हम उनमें अंतर नहीं बता सकते। जैसे कि अगर आप पानी में चीनी घोल दें या फिर आप पानी में नमक घोल दें तो उसके बाद आप उसमें चीनी के या फिर नमक के दाने नहीं देख सकते, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग विषमांगी मिश्रण की बात करें तो इनके जो संगठन होते हैं वो असमान होते हैं। जैसे कि आपने रेत में आपने शक्कर डाल दी तो आप रेत और शक्कर के दानों में डिफरेंस देख सकते हैं, यानी वो एक दूसरे में सम्मिलित नहीं हुए, एक दूसरे में घुलनशील नहीं हुए। तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जैसे कि आप नाम से समझ चुके होंगे हेट्रो। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं निलंबन यानी सस्पेंशंस क्या होते हैं। तो दोस्तों जो सस्पेंशन होते हैं ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिसमें विलेय पदार्थ घुलता नहीं है, यानी जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो पूर्णतः घुलनशील नहीं होता है, बल्कि ये विलयन में निलंबित रहता है। यानी जो विलयन रहता है, सॉल्यूशन रहता है, उसमें नीचे जम जाता है या फिर उसमें तैरते रहता है, और इन कणों को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे निलंबन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, यानी सस्पेंशन क्या होता है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोलाइड विलयन यानी कोलाइडल सॉल्यूशंस की। तो दोस्तों जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनमें जो विलय होते हैं यानी सोल्यूट कण होते हैं उनका आकार अत्यधिक छोटा होता है, जिसके कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, और ये समांगी प्रतीत होते हैं यानी ये होमोजीनियस मिक्सचर प्रतीत होते हैं। बट रियल में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं यानी विषमांगी मिश्रण होते हैं, क्योंकि इनमें जो कण होते हैं उनका आकार इतना छोटा होता है, यानी इनमें जो विलय पदार्थ होते हैं या फिर हम इंग्लिश में बोलें तो इनमें जो सॉल्यूट होते हैं वो इतने सूक्ष्म आकार के होते हैं कि हम उनको आंखों से नहीं देख पाते, जिसके कारण ये समांगी मिश्रण प्रतीत होते हैं यानी होमोजीनियस मिक्सचर प्रतीत होते हैं। और इनमें जो कण होते हैं यानी इनमें जो कोलाइड के कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है मिल्क यानी दूध। तो दोस्तों जो दूध होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है, पर आपको देखने से ऐसा नहीं लगता होगा कि उनमें जो कण पाए जाते हैं वो घुलनशील नहीं है, परंतु वो अघुलनशील होते हैं। और दोस्तों कोलाइड को हिंदी में हम लोग पायस कहते हैं, तो दूध एक पायस का एग्जाम्पल है। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, टिंडल इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों जो कोलाइड कण होते हैं यदि ये प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं तो इसको ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में या फिर आप कहीं पे भी गए होंगे, एक छोटे से छेद से अगर सूर्य का प्रकाश नीचे आ रहा है और आप उस प्रकाश को क्लियर देख सकते हैं और उसमें आप छोटे छोटे कण देख रहे होंगे, तो उनके कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो फैल जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि रोशनी सिर्फ एक जगह आ रही है, परंतु उसका जो प्रकाश होता है कमरे के चारों तरफ फैल रहा है, तो उसको ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और दोस्तों उसके अलावा जो कोलाइडी कण होते हैं उनको हम लोग छानकर अलग नहीं कर सकते, और उसी के साथ ये स्कंदन द्वारा भी अलग नहीं होते। जैसे कि आप अगर पानी में रेत घोल देंगे, कुछ देर बाद आप उसको देखेंगे तो रेत नीचे से हो जाती है, परंतु जो कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं उनका स्कंदन नहीं होता। और दोस्तों इसी के आधार पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपने खुद अपने लाइफ में उसको एक्सपीरियंस किया होगा। दोस्तों जो पानी होता है अगर वो गंदा पानी होता है या फिर उसमें मिट्टी या अन्य कोलाइडी कण पाए जाते हैं तो उनको हम लोग फिटकरी के द्वारा नीचे स्कंदन कर देते हैं। और दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं या फिर जो पानी में जो कण आते हैं या फिर जो भी मिट्टियाँ एवं अशुद्धियाँ पाई जाती हैं
उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हम लोग फिटकरी यूज़ करते हैं उसको हम लोग एलम बोलते हैं। यानी आप नाम से समझ गए होंगे कि उसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, और वो एल्यूमिनियम आपको पता है कि उस पर 3 पॉजिटिव साइन होता है, यानी जो उसका ऑक्सीकरण नंबर होता है वो 3+ होता है। तो जो एल्यूमिनियम होता है वो उन कोलाइडी यानी जो नेगेटिव पार्टिकल्स होता है उनके साथ बंध बना लेता है या फिर उनके साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण वो पार्टिकल्स स्कंदन होकर नीचे बैठ जाते हैं और जो पानी होता है वो साफ दिखने लगता है। तो आपने ये एग्जाम्पल खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। और दोस्तों नीचे आप एक चार्ट देख रहे होंगे, तो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं यानी कोलाइडल विलयन होते हैं उनके बारे में बताया गया है। यदि हम लोग गैस में द्रव के कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो वो एरोसोल होता है, जैसे कि कोहरा एवं बादल। यदि हम लोग गैस में ठोस की बात करें तो वो भी एरोसोल का एग्जाम्पल होता है, परंतु वो उसका जो एग्जाम्पल की बात करें वो धुआं होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव में ठोस, तो उसको हम लोग सोल बोलेंगे। जैसे कि आपने कीचड़ देखा होगा, तो कीचड़ में जो द्रव होता है उसमें जो ठोस पदार्थ जैसे कि मिट्टी वगैरह के कण आ जाते हैं, तो वह एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि मिल्क ऑफ मलेशिया। इसके बाद हम लोग बात करें द्रव में द्रव की, तो पायस यानी दूध इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि दूध में तेल। और इसके बाद हम लोग बात करें ठोस में ठोस की, तो ठोस सॉल जैसे कि रंगीन पत्थर। और ठोस में द्रव की बात करें तो जेल, जैसे कि पनीर और जेली। और दोस्तों इससे आपको एक और चीज़ पता चला कि जो पनीर होता है वो जेल का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ठोस में गैस की, तो फोम एवं फोम रबर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर 4th में। जय हिंद,